11वें चैप्टर में मानव नेत्र है, वो सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे। पहले प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, क्लियर है। अपवर्तन पता है ना। अपवर्तन वो होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो वो मुड़ जाए। मुड़ने को ही हम कहते हैं विचलन होना, ठीक है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, उसे ही हम मुड़ना कहते हैं या विचलन होना कहते हैं। यही एक फिनोमिना है जिसे हम अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी प्रकाश सीधा जा रहा होता है, बीच में अगर कुछ दूसरा माध्यम आ गया, वहाँ से गुजरता हुआ और अगर मुड़ गया तो उसे हम कहते हैं विचलन या अपवर्तन, ठीक है। अब ये अपवर्तन प्रकाश किसी भी माध्यम से जाए तो ये होगा। अब हमें करना है प्रिज्म से। 10वें चैप्टर में हम कर चुके हैं लेंस से कैसे मुड़ता है, स्लैब से कैसे मुड़ता है। स्लैब का तो हमने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है कि कैसे मुड़ता है ना। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, वहाँ पे अलग तरीके से मुड़ता है। यहाँ पे हमारा है प्रिज्म, यहाँ पे अलग तरीके से मुड़ेगा, ठीक है। तो आज हमें करना है प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। प्रिज्म आपने देखा है कैसा होता है, त्रिभुज आकार का। इसके अंदर क्या सिर्फ त्रिभुज ही होते हैं? इसमें दो, तो एक त्रिभुज तो ये आपको सामने दिखाई दे रहा, एक इसके पीछे होता है। 2 त्रिभुज आकार हो गए और 3 इसके अंदर आयताकार पृष्ठ होते हैं, क्लियर है। अगर आपको कोई पूछ ले प्रिज्म को बताना हो कैसे बताओगे, तो प्रिज्म के अंदर 2 तो इसके त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं और 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं, क्लियर हुआ। तो यही अगर आपको प्रिज्म के बारे में लिखना पड़ जाए, अच्छा इसकी नेमिंग अगर हम करें तो ये हो जाएगी A, B और C, क्लियर है। अब अगर इसी प्रिज्म के बारे में हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यही कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को चित्र आरेख के द्वारा समझाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम के साथ, अच्छा ये चित्र आरेख अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसके अंदर तो हमने सिर्फ प्रिज्म बनाया है। प्रिज्म के बारे में पहले हम बता देते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ, यही आप लिखते रहेंगे, तथा 3 आयताकार पृष्ठ। दो त्रिभुजाकार पृष्ठ तथा 3 आयताकार पृष्ठ से मिलकर बनी कांच की संरचना होती है। ये आपको बताना है जब प्रिज्म के बारे में बताना हो, ठीक है। कांच की संरचना क्यों? क्योंकि इसके अंदर कांच ही होता है। अगर इसके अंदर लोहा भर दिया जाए तो ये प्रिज्म काम करेगा क्या, अपवर्तन करेगा क्या? नहीं करेगा ना। अगर ये अपवर्तन नहीं करेगा, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके अंदर से प्रकाश जाए, ठीक है ना। यानी अगर इसके अंदर हम कांच की जगह पानी भर दें तो क्या ये अपवर्तन करेगा क्या? करेगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर प्रकाश आर पार हो सकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। प्रिज्म का बेसिकली क्या है, अगर हम पानी भी भरेंगे तो वो भी पानी, पहले हम ऐसी एक संरचना हमें बनानी पड़ेगी, उसके अंदर ही पानी भरना पड़ेगा, तभी वो प्रिज्म की तरह काम करेगा, क्लियर है ना। अब प्रिज्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमें करना है प्रिज्म कोण, वो कहाँ बनता है, कौन सा कोण? ये वाला कोण होगा, ये वाला कोण है। अच्छा ये वाला कोण प्रिज्म कोण क्यों होगा? हाँ, 2 अपवर्तक, अगर हमारी प्रकाश की किरण इसके ऊपर गिर रही है, ठीक है, और इससे निकल रही है, इस पृष्ठ के ऊपर तो आपतित हो रही है और इस पृष्ठ से निकल रही है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण, क्लियर है। अगर हमारी प्रकाश की किरण इस पे गिर के इससे निकल रही होती तो प्रिज्म कोण कौन सा होता? ये वाला। अगर इन दोनों के बीच से निकल रही तो प्रिज्म कोण कौन सा होता? ये वाला, क्लियर है। लेकिन फिलहाल अपना ये है प्रिज्म कोण। तो यहाँ से ऊपर से मैं रफ कर देता हूँ, प्रिज्म कोण हम लिखते हैं, ये क्या होता है, ठीक है।
अब हम लिखते हैं प्रिज्म कोण। ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है सीधा कि प्रिज्म कोण को परिभाषित कीजिए। दो आयताकार पृष्ठ, किसके आयताकार पृष्ठ होंगे ये? प्रिज्म के होंगे। प्रिज्म के दो आयताकार पृष्ठ के बीच बना कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण। कहलाता है। ठीक है, ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और अगर आपको 3 या 4 नंबर में बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर ये कहा गया है कि प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन को समझाइए, तब भी आपको ये सारी चीज़ें प्रिज्म के बारे में ये डिटेल देनी ही होगी। क्लियर है? जहाँ पे भी प्रिज्म आ जाए, प्रिज्म कोण भी होगा वहाँ पे, प्रिज्म कैसा होता है ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना है कि प्रिज्म के अंदर से जब प्रकाश गुजरेगा तो वो कैसे मुड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हमें बतानी है प्रकाश की एक आपतित किरण। इसके ऊपर प्रकाश की किरण इस फलक से अगर गुजारनी है तो इसके ऊपर प्रकाश की किरण सबसे पहले गिरेगी। ठीक है, आपतित होगी। हाँ, प्रकाश की किरण इस फलक के ऊपर आपतित हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई आपतित किरण। अब जहाँ जिस बिंदु के ऊपर ये आपतित हो रही है वहाँ पे हमें क्या बनाना है? अभिलंब बनाना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बनाते हैं अभिलंब। इसका अभिलंब कैसे बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बनेगा। तो ये 90 डिग्री का जब हम कोण बनाएंगे तो ये बना अभिलंब। ठीक है, इसको मैंने डॉटेड लाइन इसलिए बनाया है, इसको डॉटेड लाइन दूसरे वाली थी जो लेंस के अंदर बन रही थी उसके साथ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये सिर्फ डॉटेड लाइन इसलिए बनाया ताकि आप इसके साथ कन्फ्यूज़ ना हो। क्लियर है ना? ये हमारी है आपतित किरण और ये है अभिलंब। ये वाला कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये वाला कोण कौन सा होगा? आपतन कोण, जिसे हम आई से लिखते हैं। क्लियर है? जो अभिलंब के साथ आपतित किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ, अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। क्लियर है? अब इसके साथ यहाँ से इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था ऐसे। अब ये सीधी तो जाती नहीं है, अपवर्तन होगा यहाँ पे, यानी ये विचलित होगी, मुड़ेगी। किस तरफ मुड़ेगी? अच्छा, ये माध्यम कौन सा? यहाँ पे क्या है? कांच है। यहाँ पे बाहर वायु है, तो ये वाला माध्यम कौन सा होगा? सरल होगा कि विरल होगा कि सघन होगा? ये विरल होगा, और ये वाला माध्यम सघन होगा। क्लियर है? अब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अभिलंब ये वाला है, इसको जाना ऐसे चाहिए था, अभिलंब की तरफ मुड़ गई, यानी ये इस तरफ मुड़ गई। जाना इसको ऐसे चाहिए था, मुड़ किस तरफ गई? इस तरफ मुड़ गई। क्लियर है? ये वाली हो गई हमारी अपवर्तित किरण। ठीक है, अब इस बिंदु के ऊपर फिर से वही काम होगा। ये माध्यम सघन है, ये वाला विरल है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बनाना है अभिलंब, इससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। चलो वो अभिलंब बनाते हैं सबसे पहले। तो ये वाला हमारा हुआ अभिलंब। ठीक है, यहाँ पे इसका कितना डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ से इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे सीधे, लेकिन ये किधर मुड़ेगी? अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, नीचे की तरफ। क्यों? अभिलंब से दूर मुड़ेगी। अभिलंब से दूर क्यों मुड़ेगी? क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही है। वेरी गुड, तो ये ऐसे मुड़ गई। ठीक है, ये हुआ प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की किरण कैसे मुड़ती है। अब इसके अंदर ये वाला आई है, ये वाला कोण कौन सा होगा? आर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आई और आर है वैसे यहाँ पे भी आई और आर बनेंगे। ये वाला कोण आई होगा, ये वाला आर होगा, लेकिन हम ये नहीं बनाते हैं, हम सिंपल एक कोण बना लेते हैं। ये वाला जो कोण है इसको ई से लिख दो या किसी और से लिख दो। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे पहले ये वाली आपतित किरण है, ये वाली अपवर्तित किरण है जिस अपवर्तित हुई है, और ये वाली बाहर निकल रही है प्रिज्म से। जो बाहर निकलने वाली किरण है उसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। ठीक है, तो निर्गत किरण जो अभिलंब के साथ कोण बना रही है वो है
ई कोण, और इसको अगर हम निर्गत के साथ जोड़ना चाहें तो हम कह देते हैं निर्गत कोण। कौन सा कोण? निर्गत कोण। ये वाला आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण। ठीक है, अगर वैसे इसको देखें सिर्फ इतने के लिए तो यहाँ पे हमारा आपतन कोण बनना चाहिए और यहाँ पे अपवर्तन कोण बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो आप फिर कंफ्यूज हो जाओ कि दो यहाँ पे बनेंगे, दो यहाँ पे बनेंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक ये वाला कोण याद रख लेना, ये कौन सा है? निर्गत कोण। क्लियर है? अब ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रकाश की किरण हमारी यहाँ से जा रही है और यहाँ पे हमें मिल रही है ना, और अगर इसके बीच में ये ना होता तो ये सीधी जाके यहाँ पे हमें मिलती। क्लियर है? यानी ये कितनी मुड़ गई, यहाँ से जाती जाती और इतनी मुड़ गई, इतनी मुड़ी है ना। इस मुड़ने को हम दिखाते हैं, इसको पीछे बढ़ा के, और यहाँ से ये वाली जिसके तरफ प्रकाश की किरण पहले आ रही थी जिस दिशा से, और ये वाली वो दिशा है जिस दिशा में प्रकाश की किरण जा रही है, इन दोनों के बीच में। अच्छा, अब इनकी हम थोड़ी सी नेमिंग कर लेते हैं। ए बी सी हमारा आ चुका है, यहाँ हो गया हमारा डी, ये बिंदु हो गया ई। कौन सा बिंदु? ये वाला बिंदु एफ, और इधर हो गया जी। ठीक है, डी ई एफ और जी। ठीक है, अब एक ये वाला बिंदु, इसको हम नाम दे देते हैं क्या? एच दे। ठीक है, अब डी ई ये वाली है आपतित किरण, ई एफ ये वाली कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण, एफ जी कौन सी है? निर्गत किरण, और ये वाला कोण कौन सा होगा? विचलन कोण। विचलन क्यों? क्योंकि इतनी टोटल हमारी प्रकाश की किरण विचलित हुई है या मुड़ी है। क्लियर है ना, इसीलिए इसको कहते हैं विचलन कोण। अब आपने ये चीज़ समझ ली है, इसलिए आपके लिए ये एक डायग्राम है जिसके अंदर प्रिज्म है, प्रकाश की किरण है जो मुड़ रही है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिंपल ऐसा नहीं है, यहाँ से देखिए ये वाली एक सिंपल लाइन नहीं है, ये क्या है? प्रकाश की किरण है आपके लिए। क्लियर है? ये एक आड़ा तिरछा कोई डायग्राम नहीं है, ये क्या है? ये प्रिज्म है और उसके द्वारा प्रकाश कैसे मुड़ेगा वो चीज़ यहाँ पे दिखाई हुई है। क्लियर है ना? तो इसके अंदर सिंपल ये डायग्राम बनाने के बाद आपको ये भी बताना है कि ये वाला क्या है, इसके अंदर सारी किरणें उनके नाम भी लिखने हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा जाए तो ये डायग्राम पहले तो ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद इसकी सारी चीज़ें आपको अलग अलग लिख भी देनी है, जैसे कि डी ई क्या है? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, फालतू कुछ भी नहीं लिखना है, जो चीज़ आपने इसके अंदर की है सिर्फ वही लिखनी है। ठीक है, डी ई आपतित किरण, ई एफ अपवर्तित किरण, एफ जी ये कौन सी है? निर्गत किरण। निर्गत किरण। क्लियर है? ये तो हो गई हमारी किरण की बात, जो जो इसके अंदर है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से कोण हैं। तो ये क्या हुआ? एंगल आई, ये कौन सा है? आपतन कोण। इसके बाद एक और है आर, अपवर्तन कोण। इसके बाद है विचलन कोण, ये वाला कौन सा है? ये वाला है विचलन। उससे पहले एक कोण ये भी है, इसको लिख लेते हैं पहले ई। ई क्या है? निर्गत कोण। जो निर्गत किरण के साथ बन रहा है वही क्या है? निर्गत कोण। ठीक है, ये आपको पता भी होना चाहिए। आपतन कोण कहाँ पे बन रहा है? जो अभिलंब के साथ आपतित किरण बना रही है वो है आपतन कोण। क्लियर है? फिर अपवर्तन कोण कौन सा है? जो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ बना रही है वो है हमारा अपवर्तन कोण। इसके बाद निर्गत कोण। निर्गत कोण वह है जो निर्गत किरण किसके साथ? अभिलंब के साथ बना रही है। क्लियर है ना? ये सारे हम आपको कोण हैं उनको पता भी होना चाहिए कहाँ पे ये कोण बन रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद है ये वाला कोण, विचलन कोण। ये है एंगल एच। ठीक है, इसको एच हमारे ये। अब आपको एक चीज़ ये भी समझ में आ रही होगी कि हमने जो ये नाम दिए हैं अलग अलग, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये भी हमारे कितने काम आ रहे हैं, है ना। सिंपल अगर इस किरण को बताना हो, अगर हमने नेमिंग ना की हुई हो, इनके नाम ना दिए हुए हों, तो क्या हम ये बता पाते? नहीं बता पाते ना। ठीक है, इसलिए ये नाम, जो नाम आप दे रहे हो ये अलग भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे डी लिखो, यहाँ ई लिखो, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। बस आपको क्लियर होना चाहिए कि ये वाली किरण क्या होगी? आपतित किरण ही होगी। ठीक है, ये वाली निर्गत किरण ही होगी, ये अपवर्तित किरण होगी। ये कोण भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नाम इनके आप अलग लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। क्लियर है ना? हाँ,
इसके बाद एंगल एच है अपना विचलन कोण। ठीक है। अच्छा, ये विचलन कोण किस किस किरण के बीच में बन रहा है? हाँ, आपतित किरण, ये देखो ये आपतित किरण है, ये है निर्गत किरण। क्लियर है? इन दोनों के बीच में बन रहा है। अगर यही चीज़ आपको लिखनी आ जाए कि विचलन कोण किसे कहते हैं, या विचलन कोण अगर लिखना हो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में, ठीक है, तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण, इसको अगर इंग्लिश में बोले ना तो आपतित किरण इंसिडेंट रे, निर्गत किरण ट्रांसमिटेड रे। ठीक है, निर्गत किरण के बीच बना कोण। क्लियर है? इसको एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कि प्रिज्म का विचलन कोण बताइए। ये किसका विचलन कोण है? प्रिज्म के द्वारा। क्लियर है? ये वाला कोण। ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाल भी सकते हैं कि प्रिज्म का विचलन कोण कितना होगा। ठीक है, जैसे हमने ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट किया था, 2 पिन इधर लगा के फिर दूसरी तरफ से देखा था, वैसे ही हम प्रिज्म को रखकर उससे भी ये विचलन कोण निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्रिज्म का अपवर्तन बताना हो उसके अंदर बतानी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सारी चीज़ खत्म हो जाती है, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। क्लियर है? या प्रिज्म प्रकाश की किरण को कैसे मोड़ता है। क्लियर है? अब इसके बाद इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हमें प्रिज्म से विक्षेपण कैसे होता है वो समझना है। ठीक है, अच्छा हमने वो किया था कि जब प्रिज्म से वाइट लाइट क्रॉस होती है, सफ़ेद प्रकाश गुजरता है तो कितने भागों में बंट जाता है? 7 भागों में, है ना। उसके अंदर ये भी देखा था कि एक रंग है वो हमेशा एक तरफ रहता है, दूसरा हमेशा बिल्कुल दूसरे तरफ रहता है। कौन कौन से रंग थे वो? एक तरफ रेड था और एक तरफ बैंगनी रंग था, है ना। यानी जिसको हम इंडिगो बोलते हैं, सॉरी वॉयलेट बोलते हैं। ठीक है, वो हमने यहाँ पे बना के देखा था। वो ऐसे बने थे जिसमें इस तरफ हमेशा हमारा कौन सा रंग आ रहा था? वॉयलेट, और इस तरफ कौन सा आ रहा था? रेड। ठीक है, ये क्यों आ रहा था, कैसे आ रहा था, इस चीज़ को हम सब समझते हैं और इसे हम क्या कहते हैं। क्लियर है? तो इसी को हम समझते हैं। यानी हमारा नया टॉपिक जो है वो है किसके द्वारा विक्षेपण? प्रिज्म के द्वारा। किसका विक्षेपण? प्रकाश का। कैसे प्रकाश का? सफ़ेद प्रकाश का। श्वेत बोलो, सफ़ेद बोलो, वाइट बोलो, एक ही चीज़ है। ठीक है, विक्षेपण। ठीक है, ये जब टॉपिक हमारा बिल्कुल कवर हो जाएगा तो आखिर में जाते जाते आप विक्षेपण की परिभाषा भी खुद बता पाओगे। ठीक है ना, कि विक्षेपण क्या होता है। और विक्षेपण को एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कि विक्षेपण क्या होता है। वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं होगा प्रिज्म वगैरह, आपको सिंपल पूछा जाएगा विक्षेपण क्या होता है। आपको सिंपल ये पूछा जा सकता है विचलन कोण क्या होता है, सिंपल ये पूछा जा सकता है प्रिज्म कोण क्या होता है। ठीक है, तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हमारे इन्हीं के अंदर से बनते जा रहे हैं। ठीक है, जो मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ आपकी कॉपी के अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, प्रिज्म के द्वारा अब सफ़ेद प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। क्लियर है सबको? यानी कि हमने हर एक रंग को अलग अलग तरीके से बता दिया था कि लाल रंग है उसको हम कैसे पहचानेंगे, हरा रंग है उसको कैसे पहचानेंगे, ऐसे ही अगर आपके पास बैंगनी रंग है तो उसको कैसे पहचानेंगे। किस चीज़ से पहचानते हैं उनको? तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति से। यानी अगर आपके पास 3 रंग है, लाल है, हरा है, पीला है, तो इन जितने भी रंग हैं, फिलहाल के लिए अगर हम 3 रंग लें और कहें कि इन तीनों के अंदर, अच्छा इन तीनों के अंदर क्या चीज़ समान है? क्या चीज़ समान है? इन तीनों के अंदर समान ये है कि तीनों के तीनों ही क्या है? प्रकाश है। ठीक है, तीनों के अंदर ही प्रकाश है या तीनों ही प्रकाश हैं। ठीक है, तो फिर अलग अलग क्या है? तो इन तीनों के अंदर अलग अलग ये है कि इसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य इससे अलग है, इसकी इससे अलग है, सबकी अपनी एक यूनिक तरंग दैर्घ्य है और यूनिक आवृत्ति है। क्लियर है? यानी कि फिर
अगर इनकी ये चीज़ें अलग है तो जब ये प्रिज्म के अंदर से ऐसे गुजरेगी, ये हमने बनाया प्रिज्म, ठीक है। अब इसको आप समझ चुके हो, ये क्या है, प्रिज्म। बार बार आपको प्रिज्म को बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर पूछा जाए तभी बताया, ठीक है। अब इसके अंदर से अभी तक हमने क्या किया था, एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकाली थी, क्लियर है। इस प्रकाश की किरण का अपना तरंग दैर्घ्य था, अपनी आवृत्ति थी, तो ये यहाँ से ऐसे होके और फिर ऐसे मुड़ गई थी, यही हुआ था, क्लियर है। अब यहाँ से एक और प्रकाश की किरण अगर मैं भेजूँ यहाँ से ऐसे, तो उसका अपना अलग आवृत्ति, अलग तरंग दैर्घ्य होगा ना, क्लियर है। यानी ये अलग है, ये अलग है, किस चीज़ से अलग हुई, आवृत्ति से और तरंग दैर्घ्य से, क्लियर है। लेकिन जब आपके पास सफ़ेद प्रकाश आता है, सफ़ेद प्रकाश का अभी हमें नहीं पता, लेकिन जब यहाँ से सफ़ेद प्रकाश डाला गया ना, तो इसने क्या किया, अच्छा इस प्रिज्म का सिर्फ इतना काम है, प्रिज्म का जो काम है वो ये कि ये हमेशा सिर्फ एक प्रकाश की किरण को मोड़ता है, ठीक है। एक प्रकाश की किरण को ये अलग तरीके से मोड़ेगा, दूसरी अगर प्रकाश की किरण आएगी तो उसको दूसरे तरीके से मोड़ेगा, तीसरी आएगी उसको तीसरे तरीके से मोड़ेगा, क्लियर है। ये इस प्रिज्म का काम है। या फिर यूँ कह दें कि अपवर्तन के अंदर एक प्रकाश की किरण जैसे मुड़ेगी, जरूरी नहीं है दूसरी मुड़ेगी, क्लियर है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। जैसे आप सभी बच्चे अलग अलग हो तो ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा जैसे क्वेश्चन को याद कर रहा है दूसरा भी वैसे ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, अपने तरीका होगा सबका। ऐसे ही प्रकाश की किरण के साथ हो रहा है, क्योंकि उनकी सारों की करैक्टरिस्टिक, उनके गुण अलग अलग हैं, और गुण को अलग अलग कौन बना रहा है, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, ठीक है। तो वो भी इसके साथ जब जाएंगे तो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो जब इसके ऊपर सफ़ेद प्रकाश डाला जाता है, ये हमने लिया प्रिज्म, ठीक है, इधर से हमने क्या डाला, सफ़ेद प्रकाश डाला, इसको थोड़ा नीचे डाल दें इसके ऊपर, यहाँ से, ठीक है। ये हमने क्या डाला, सफ़ेद प्रकाश, यानी हमारी जो आपतित किरण है वो कैसी है, सफ़ेद है, ठीक है। सफ़ेद प्रकाश को हमने इसके ऊपर डाला है। अब इसके बाद यहाँ पे अभिलंब बनेगा। अगर ये एक ही प्रकार की होगी, यानी एक ही प्रकाश की किरण होगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये हमारा अभिलंब बना है, ये वाला कोण आपतन कोण है, यहाँ से फिर ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। अगर ये एक होगी तो, और अगर अलग इसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर होंगे तो क्या होंगे, यहाँ से ही ये क्या करेगा, इनको अलग अलग कर देगा, एक ऊपर ज़्यादा मुड़ेगी, एक कम मुड़ेगी, ऐसे, ठीक है। तो जब सफ़ेद प्रकाश डालते हैं तो एक्चुअल में ऐसा ही होता है, एक प्रकाश की किरण है वो इतनी मुड़ी, एक थोड़ी ज़्यादा मुड़ गई, एक थोड़ी और ज़्यादा मुड़ गई, एक थोड़ी बिल्कुल ही कम मुड़ी, ऐसे, ठीक है। कितनी हो गई ये, ठीक है। और ये हमने करके देखा, ऐसे ही हमने साथ नहीं बनाई, हमने यहाँ पे करके देखा। और जब सबसे पहले किसी ने इसको डिस्कवर या खोज की होगी वो थे न्यूटन नाम के साइंटिस्ट, ठीक है। न्यूटन का नाम सुना है क्या, न्यूटन ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया। उसने हर बार देखा कि प्रकाश की किरण जब यहाँ से जाती है तो 7 रंग आगे मिलते हैं, ठीक है। और उसी से उसने ये बताया कि हर रंग की अपनी कुछ ना कुछ अलग गुण है, तभी ये हर एक के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है ना। यानी वही चीज़ है कि मैंने क्या किया, 10 चैप्टर का मान लो टेस्ट लिया, चैप्टर तो सबके लिए समान है, एक बच्चे के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, एक के कम नंबर आ रहे हैं, यानी हर एक बच्चा उसी टेस्ट के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है ना। यही प्रिज्म कर रहा है, प्रिज्म सबके लिए समान है, यहाँ से जो आ रहा है इसके पास वो अलग है, ठीक है। एक प्रकाश की किरण अलग, दूसरी अलग, तीसरी अलग, चौथी अलग, और उनको हमने जो अलग अलग किया है, यानी हमने उनको अलग अलग समझा, वो किससे, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य से, क्लियर है। अच्छा, अब इसके अंदर ऊपर वाली जो प्रकाश एक है वो कम मुड़ी है, देखो अगर इसको सीधा जाती है तो सीधा तो ऐसे जाना चाहिए था इसको, इस दिशा में, लेकिन मुड़े तो सारे हैं, ये वाला ज़्यादा मुड़ा है, ये वाला कम मुड़ा है। और जब हम इसको ऐसे देखते हैं तो यहाँ से भी ये ऐसे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखो एक ये वाला किरण जो प्रकाश की किरण है वो तो इतनी मुड़ी है और ये वाली इतनी मुड़ी है। ये अलग अलग क्यों मुड़ती हैं, इनकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति अलग अलग होने के कारण, क्लियर है। यानी ये प्रकाश की किरण अलग है और ये वाली अलग है, क्लियर है। और जब हम देखते हैं ना इसके अंदर, तो हर बार जो सबसे ज़्यादा मुड़ती है वो होती है वॉयलेट कलर, यानी कि बैंगनी रंग। बैंगनी रंग है वो सबसे ज़्यादा मुड़ता है,
और सबसे कम जो मुड़ता है वो होता है रेड यानी कि लाल, ठीक है। और टोटल 7 ही रंग हमें दिखाई देते हैं, इससे ज़्यादा भी दिखाई नहीं देते। वॉयलेट सबसे ज़्यादा मुड़ता है, रेड सबसे कम मुड़ता है, और इसके बीच में यहाँ पे होता है इंडिगो, ठीक है। इंडिगो यानी कौन सा, इंडिगो कौन सा रंग होगा, नीला, पक्का, जामुनी, यानी जैसे जामुन का रंग होता है वैसा ही, ठीक है। इंडिगो के बाद ब्लू यानी कि नीला, इसके बाद ग्रीन यानी कि हरा, इसके बाद यानी पीला, और इसके बाद ऑरेंज यानी कि संतरी, संतरी बोलो, नारंगी बोलो, ठीक है। लाल, संतरी रंग यानी ऑरेंज कलर, पीला रंग, हरा रंग, नीला, जामुनी और बैंगनी। हमने बार बार अलग अलग तरीके से सफ़ेद प्रकाश इसके ऊपर डाला, अलग अलग सोर्सेज से, यानी एक बार सूरज से जो आ रहा था वो डाला, एक बार अपने यहाँ से जैसे कि एलईडी से बन रहा है सफ़ेद प्रकाश वो डाला, हमने अपने फ़ोन की एलईडी से यहाँ पे करके भी देखा। हर के अंदर क्या आ रहा था, एक तरफ रेड, एक तरफ वॉयलेट और बीच में ये वाले कलर, ठीक है। यानी कि प्रकाश जो सफ़ेद प्रकाश है वो 7 रंगों में बंट जा रहा था, ठीक है। और सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में बंटना, इसी को ही हम कहते हैं क्या, विक्षेपण। क्या कहते हैं, विक्षेपण। इसी विक्षेपण को अगर आप इंग्लिश में समझना चाहो तो इसको कहते हैं डिस्पर्जन। क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे +2 में तो ये और डिटेल में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको डिस्पर्जन नाम से पढ़ोगे, ठीक है। विक्षेपण या डिस्पर्जन एक ही चीज़ है। सिंपल आपको ज़रूरी नहीं है वो हर बार यही बोले कि सफ़ेद प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, वो सिंपल आपसे पूछ सकता है कि विक्षेपण किसे कहते हैं। तो सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में बंटना क्या कहलाता है, विक्षेपण। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि विक्षेपण के बारे में लिखो, लिख दोगे? तो विक्षेपण क्या कहलाता है, सफ़ेद प्रकाश का सात रंगों में बंटना क्या कहलाता है, विक्षेपण। अच्छा, ये विक्षेपण 7 रंगों में क्यों बंटता है, किसका फर्क आता है इसमें जिसकी वजह से ये 7 रंग, हाँ ये तो हो गया विक्षेपण। अब ये विक्षेपण होता क्यों है उसकी लाइनें भी हम लिख लेते हैं। ऊपर लिख दूं क्या? यस सर। सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर, ये हमने किससे जाना, विक्षेपण से जाना, या प्रिज्म से जब हमने इनको निकाल के देखा उससे हमें पता चला, ठीक है। 7 रंगों से मिलकर बना है और हर एक रंग की आवृत्ति, अच्छा आवृत्ति को हमने एक छोटे से शब्द से लिखा था, क्या नाम था, न्यू, जिसको लिखा था हमने ऐसे ना, अगर इसको याद ना रहे तो नीचे लिख लेना न्यू, ठीक है। आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेवलेंथ। अगर ये मैंने नीचे ध्यान लगा दिया तो यहाँ मत लगाना, इसको किससे लिखते हैं, लैम्डा। आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य अलग होती है, ठीक है।
इसी कारण से ये अलग अलग तरीके से मुड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे, ये वाली हमारी जो ये वाली दिशा थी किसकी थी, आपतन की दिशा या आपतित किरण जिस दिशा में जानी चाहिए थी वो थी। अब इसका देखो, एक तो ये विचलन कोण बना है हमारा, ये किसका विचलन कोण है, लाल रंग का आपतन के साथ। इसी तरह ये संतरी रंग का यहाँ पे बनेगा, ये वाला विचलन कोण कम है, ये ज़्यादा है। इसी तरह इसका और भी ज़्यादा हो गया, नीचे चलते जाएं विचलन कोण हमारा बढ़ता जा रहा है ना। और विचलन कोण हमेशा किसका होता है, प्रिज्म का होता है। प्रिज्म ही बना रहा है विचलन कोण। अगर इस प्रिज्म की जगह हमने दूसरा प्रिज्म रख दिया तो उसका विचलन कोण भी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। क्लियर है। ये वाला विचलन कोण जो यहाँ पे हमने बनाया ये हर रंग का अलग अलग है, ठीक है। यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हर रंग अलग अलग तरीके से मुड़ सकता है। हम यहाँ पे एक और चीज़ लिख रहे हैं, वो ये कि इसी कारण हर रंग का क्या अलग होता है, विचलन कोण। अलग होता है और आपको अलग अलग रंग दिखाई देने लगते हैं। अच्छा, इसको एक साथ में क्या कहते हैं, जो ऐसे आपको दिखाई देता है इसको हम कहते हैं क्या, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ठीक है। या यूं भी कह देते हैं कई बार वर्णक्रम, ठीक है। ये हिंदी में, ये इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर और अच्छे से इसको लिखना हो तो ऐसे स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ ले कि सफ़ेद रंग का स्पेक्ट्रम लिखिए या सफ़ेद रंग का स्पेक्ट्रम बना के दिखाइए, तो आप प्रिज्म बनाओगे, इसको 7 रंगों में बांटोगे, ये 7 रंग। और हमेशा ये मत लिख देना कि ये वॉयलेट ऊपर इंडिगो नीचे आ जाए, या वॉयलेट यहाँ चला जाए, रेड यहाँ पे चला जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा हो गया तो ये फिर स्पेक्ट्रम नहीं रहेगा। स्पेक्ट्रम हमेशा तभी बनता है जब इनकी हर एक की जगह फिक्स हो, यानी ये हमेशा इंडिगो के नीचे ही आएगा, रेड हमेशा सबसे ऊपर ही आएगा। क्लियर है। तो स्पेक्ट्रम को अगर आपको याद रखना हो तो इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड हमारा बनता है विबग्योर। क्या बनता है, विबग्योर। इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है, VIBGYOR, ठीक है। किसको याद रखने के लिए, स्पेक्ट्रम को। किसका स्पेक्ट्रम, सफ़ेद प्रकाश का। क्लियर है। ये शब्द अगर आपको याद रहे तो आपको ये याद रह जाएगा, विबग्योर। V हमेशा सबसे नीचे, R हमेशा सबसे ऊपर, टोटल 7 रंग। V वॉयलेट यानी बैंगनी के लिए, I इंडिगो यानी कि जामुनी के लिए, B ब्लू यानी कि नीले के लिए, G ग्रीन यानी हरे के लिए, Y येलो यानी पीले के लिए, O ऑरेंज यानी संतरा, और R रेड यानी लाल को। क्लियर है। ये हो गया स्पेक्ट्रम। इसको ऐसे बना के और इसी को आप ऐसे लिख दोगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ये वर्णक्रम अगर ऊपर नीचे हो गया तो गलत हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ आपको और लिखनी है कि इसके अंदर कौन सा रंग है जो सबसे ज़्यादा मुड़ता है और कौन सा सबसे कम मुड़ता है। सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा मुड़ रहा है, बैंगनी मुड़ रहा है, और सबसे कम, यानी इसी को अगर हम यहाँ पे लिखें तो लाल रंग का विक्षेपण कैसा हो रहा है, हाँ, कम होता है, तथा सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैंगनी। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा। अब इसके बाद ये तो हमने एक्सपेरिमेंट से देख लिया कि इसका सबसे कम हो रहा है, इसका सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब इन सब रंग को अलग अलग कौन बनाती है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, यानी इसकी अलग होगी, इसकी अलग, और सबकी अलग अलग होगी। फिर हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के द्वारा
इसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य माप के देखी, इसकी माप के देखी और सबकी इनकी माप के देखी। तो हमने देखा कि इस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम थी, ठीक है, सॉरी, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा थी और इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम थी, ठीक है। अगर जब ऐसा देखा तो हमें पता चला कि इनकी जो रिलेशन है, इनका बंटना है, वो किसके साथ रिलेट करता है, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के साथ। क्लियर है ना? तो इसके बाद आप नीचे एक लाइन और भी लिख सकते हो कि लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम, ठीक है। पहले मैं इसका उल्टा बोल गया था शायद। इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, इसकी तरंग दैर्घ्य कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। क्लियर है ना? इसकी तरंग दैर्घ्य क्या थी, ज़्यादा, इसकी तरंग दैर्घ्य कम। ये लिख भी लो यहाँ पे। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, या इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं, लैम्डा, ज़्यादा होती है तथा बैंगनी रंग की क्या होती है, कम होती है। ठीक है। अब क्या विक्षेपण का तरंग दैर्घ्य के साथ रिलेशन, संबंध निकाल सकते हो? विक्षेपण, लाल रंग का सबसे कम विक्षेपण होता है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि लाल रंग का विक्षेपण कम क्यों होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। और अगर बैंगनी रंग का पूछ ले कि बैंगनी रंग का विक्षेपण ज़्यादा क्यों होता है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनका कारण क्या है कि ये सबसे ज़्यादा मुड़ता है, ये सबसे कम मुड़ता है, तो इसीलिए, जैसे कि इसका अगर आप रिलेट करके देखो कि मैं कह दूं कि एक बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, एक बच्चे के कम नंबर आए हैं, या एक बच्चे ने 5 मिनट में याद कर लिया, एक बच्चे ने 10 मिनट में याद किया, तो इसमें आप क्या कहोगे कि वो बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, ऐसा कह सकते हो। यूँ कह सकते हो कि उसने ध्यान कम दिया, एक बच्चे ने ज़्यादा ध्यान दिया, है ना। यही रिलेट करोगे, यही यहाँ पे हो रहा है कि एक का विक्षेपण सबसे कम हुआ, एक सबसे कम मुड़ा, तो उसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, और एक सबसे ज़्यादा मुड़ा तो उसकी वेवलेंथ क्या है, कम। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई कारण पूछे तो उसका रीज़न हमारा क्या होगा, ये होगा, ठीक है, कि विक्षेपण कम होता है जब तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। अब अगर आपसे कोई ऐसा स्पेक्ट्रम, ये नीचे वाले, ये दोनों तो आपको दिमाग के अंदर बिठा के रखने हैं। अब क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, वो कैसे कि पीला और ग्रीन, ठीक है, पीला और हरा रंग है, दोनों सफ़ेद प्रकाश से विक्षेपित हो रहे हैं, ठीक है। पीले और हरे रंग में से किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी? येलो की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी और हरे की कम, क्योंकि पीला ज़्यादा कम, सॉरी, पीला कम मुड़ रहा है और हरा ज़्यादा मुड़ रहा है, ठीक है। यानी मुड़ने से हमें क्या पता चल गया, तरंग दैर्घ्य का पता चल गया। क्लियर है? तो ऐसे आप बता सकते हो, सबसे ज़्यादा, उससे कम, फिर उससे कम और घटती जाती है और सबसे कम हो जाती है वॉयलेट की। क्लियर है? अच्छा, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति इसकी उल्टी होती है, है ना। जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति क्या, कम है। तो आपको सिर्फ एक तरंग दैर्घ्य याद रख लेनी, आवृत्ति के साथ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर तरंग दैर्घ्य आपको पता चल गई तो आवृत्ति आप खुद बता सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया सफ़ेद प्रकाश का विक्षेपण, दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो गए, एक क्या हुआ, विक्षेपण वाला, और एक प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन। क्लियर है?